हेलो बच्चों, बिल्कुल मजे में। तो आज अपन एलन प्री स्कोर पेपर के कुछ बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो चालू करते हैं। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिगर शोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल बी ऑफ चार्ज क्यू। तो ये अपने पास एक स्फेरिकल शेल है और इसका जो चार्ज है ना वो कितना है, क्यू है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इज केप्ट इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ए ऑफ चार्ज क्यू। तो ये अपने पास बेसिकली एक स्फेरिकल शेल के अंदर है और इस स्फेरिकल शेल के पास भी चार्ज कितना है, क्यू है। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एंड बी एट एनी पॉइंट आर ई ए वेक्टर एंड ई बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो किसी भी एक जनरल पॉइंट पर जो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस स्फेरिकल शेल ए के कारण वो कितना है, ई ए वेक्टर है, और इस स्फेरिकल शेल बी के कारण वो कितना है, ई बी वेक्टर है। ठीक है भाई। इफ डीवी रिप्रेजेंट एलिमेंट्री वॉल्यूम, तो अपन को बताना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है वो मैं तुम्हें बताता हूं। तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है बेसिकली, इंटीग्रेशन ऑफ ई बी वेक्टर डॉट ई बी वेक्टर इंटू डी वी ओवर द एंटायर स्पेस डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ई ए वेक्टर डॉट ई बी वेक्टर इंटू डी वी ओवर द एंटायर स्पेस। तो इस एक्सप्रेशन की तुम्हें बेसिकली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब तुम देखो, मैंने पहले से ही इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बना रखा है, सही है। तुम जाकर चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा। तो वीडियो बेसिकली ये वाली है। तुम एक्सप्रेशन भी देख सकते हो, एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सेम जैसा ही है, सही है, मैच कर सकते हो तुम। तो वहां पर बेसिकली मैंने बता रखा है कि ये जो अपने पास एक्सप्रेशन है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है अपने पास रिप्रेजेंट करता है इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम्हें ये वाली वीडियो जाकर चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है तो बेसिकली इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई वन वेक्टर डॉट ई वन वेक्टर इंटू डी वी ओवर द एंटायर स्पेस। तो ये अपना क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली सेल्फ एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, सही है। तब तुम देखो, जो तुम्हारे पास लिखा हुआ है ना वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, सही है। तो ये जो अपने पास पहला वाला जो टर्म है जो कि न्यूमरेटर में है वो क्या अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ ई बी का होल स्क्वायर इंटू डी वी। भाई अपने पास जो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो होता है वो ए स्क्वायर होता है। तो सिमिलरली जो ई बी वेक्टर डॉट ई बी वेक्टर होगा वो क्या होगा, ई बी स्क्वायर होगा, सही है। तो ये अपना किसके बराबर आएगा, तो ये अपना बराबर आएगा बेसिकली 2 इंटू सेल्फ एनर्जी के। सही बोला है क्या मैंने? नहीं बोला है यार। अपॉन में एप्सिलॉन नॉट भी आएगा। तुम देखो यार, यहाँ पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इंटीग्रेशन ऑफ ई वन स्क्वायर इंटू डी वी क्या आएगा, तो अपने पास आएगा ये 2 इंटू सेल्फ एनर्जी बाय एप्सिलॉन नॉट, सही। अब तुम देखो यहाँ पर जो अपने पास ये जो ई बी वेक्टर था वो किसके कारण था, स्फेरिकल शेल बी के कारण था, सही है। तो इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, तो मेरे हिसाब से इसकी सेल्फ एनर्जी हो जाएगी अपने पास के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रेडियस। रेडियस कितनी अपने पास आर के बराबर है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही है। 2 से 2 गया, ये अपने पास आ रहा है कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू ये है, ठीक है। अब जो अपने पास ये दूसरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो कि क्या अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ ई ए वेक्टर डॉट ई बी वेक्टर इंटू डी वी ओवर द एंटायर स्पेस। तो ये किसके बराबर होगा, ये अपना बराबर होगा सिंपली, तुम देख सकते हो ये अपने पास बराबर आना चाहिए किसके, तो अपने पास जो इंटीग्रेशन ऑफ ई वन वेक्टर डॉट ई टू वेक्टर इंटू डी वी है वो अपने किसके बराबर आएगा, बेसिकली जो भी अपने पास है इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सही है। तो ये अपना बराबर आना चाहिए जो भी अपने पास इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगा,
सही है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इनके बीच में, इस स्फेरिकल शेल ए और इस स्फेरिकल शेल बी के बीच में। तो मेरे हिसाब से तुम्हें पता होगा कि स्फेरिकल शेल ए के कारण जो तुम्हारा इनसाइड वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो हर जगह सेम होगा, और वो कितना आएगा अपने पास है, तो वी इन अपने पास होगा सिंपली के क्यू अपॉन 4r। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ना स्फेरिकल शेल के कारण वो सेम है, जो कि कितना है के क्यू बाय 4r। और तुम्हारा चार्ज कितना पड़ा हुआ है, तो टोटल में जो चार्ज पड़ा हुआ है अंदर वो क्यू पड़ा हुआ है। तो जो अपने पास इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय 4r। तो ये तो अपने पास क्या हो गया, एक तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इसको मैंने सिंपली बस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया जो कितना है क्यू है। तो ये अपने पास कितना आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है सिंपली के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r एप्सिलॉन नॉट। सही है, अगर मैं डिवाइड करके देखूंगा तो क्या आएगा, तो ऊपर वाला अपने पास आ रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाला अपने पास आ रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे हिसाब से आ जाएगा 4, और 4 ही अपना आंसर होना चाहिए। बस तुम्हें ये वाली वीडियो जाकर चेक करनी पड़ेगी कि ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन मैंने ये क्या बोला, तो यार ये तुम जाकर चेक करना। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर कर्व सरफेस ऑफ द फ्रस्टम हैज नो चार्ज ऑन इट while circular ends have uniform surface charge density sigma. A point charge q is placed on the axis of the frustum. Net force exerted by the frustum on the charge q is, तो ये अपन को गिवन है x इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन। तो अपन को x का वैल्यू बताना है, और अपन को सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब तुम देखो ये जो तुम्हारे फ्रस्टम की जो एक्सिस है ये अपने इन दोनों सर्कुलर फेसेस की भी एक्सिस होगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे सपोज ये अपने पास एक डिस्क है, और ये जो डिस्क है ना वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा ले लेता हूँ। ये बेसिकली इस डिस्क की क्या एक्सिस है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो तुम बोलोगे ये होगा बेसिकली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और ये थीटा क्या है, बेसिकली सेमी वर्टिकल एंगल है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है ये। तो अपने पास जो थीटा होगा ना वो ये वाला एंगल होगा, ये थीटा है। सही है, सेमी वर्टिकल एंगल। तो यार तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब तुम देखो इधर इस वाले सर्कुलर फेस के कारण तुम्हारे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑफकोर्स सी बात है इधर होगा। तो इसको मैं E1 बोल रहा हूँ। तो E1 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, E1 की वैल्यू मैं लिखूंगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45। भाई जो अपने पास सेमी वर्टिकल एंगल आएगा ना वो 45 डिग्री का ही होगा। सही है, और इस वाले सर्कुलर फेस के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपना ऊपर की तरफ होगा। इसको मैं E2 लिखूंगा, और E2 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 45। क्योंकि दोबारा अपने पास जो सेमी वर्टिकल एंगल जो आएगा ना वो कितना आएगा, 45 डिग्री का ही होगा। तुम देख सकते हो। अब ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, ये मैं ऐसे तो बोल पा रहा हूँ बेसिकली, ये तुम्हारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इसमें ये वाली लेंथ भी 2r है और ये वाली लेंथ भी 2r है, तो ये वाला एंगल अपने पास 45 डिग्री होगा। तो एक तरीके से अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ अपने पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, तो वो अपने पास बेसिकली E1 माइनस E2 होगा, जो कि अपने पास जीरो आ जाएगा। तो अगर तुम्हारे फ्रस्टम के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट वो अगर जीरो है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जो अपने पास नेट फोर्स होगा वो भी जीरो होगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए अपने पास, एक्स का वैल्यू अपने पास जीरो आना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए तुम्हें। तो यही अपना क्या होगा, आंसर होगा।
चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बी ऑफ इक्वल रेडियस आर and masses m and 2m are kept at a large distance apart on a rough horizontal surface. Charge on the two sphere A and B are q and minus 2q respectively. Charges are distributed uniformly and remain constant. ठीक है भाई। और ये भी बोला जा रहा है कि जब तुम्हारे ये जो स्फेयर जब नज़दीक आ रहे हैं ना, तो दोनों स्फेयर पर जो चार्ज है ना वो हरदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मेंटेन है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा सरफेस है ना वो तुम्हारा इनफ रफ है ताकि जो दोनों स्फेयर है ना हरदम प्योर रोलिंग करे। अब अपन से पूछा क्या गया है, अपन से पूछा गया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू स्फेयर जस्ट बिफोर द कोलिजन इज के ए एंड के बी। तो अपन को बताना है कि ये 100 इंटू के ए बाई के बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है भाई। तो तुम देखो ये अपने पास वो बेसिकली होलोस्फेयर है जिसका मास m है, रेडियस r है और चार्ज कितना है q है। ये अपने पास सॉलिड स्फेयर है जिसका मास 2m है, रेडियस r है और चार्ज कितना है -2q है। ठीक है। तो ये बेसिकली पास आना चालू हो गए हैं। ठीक है। तो अब तुम देखो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो एक्शन रिएक्शन के पेयर के रूप में लगेगा, तो कुछ ऐसे लग रहा होगा। सही है। अब मैं मान लेता हूँ कि इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपना इधर लग रहा है, तो ये F1 लग रहा है। इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपना इधर लग रहा है और ये F2 लग रहा है। और दोनों ये अलग अलग लगेंगे। पहली बात तो ये है कि दोनों का मास अलग अलग है। दूसरी बात ये है कि एक अपने पास हॉलो स्फीयर है, एक अपने पास सॉलिड स्फीयर है, तो जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा ना प्योर रोलिंग के लिए वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा F1 और F2 जो होंगे ना वो अलग अलग होंगे। सही है। और तो बस ये अपना जैसे यहाँ पर ये mg लग रहा होगा, ये अपना नॉर्मल लग रहा होगा जिसको मैं n1 बोल देता हूँ। यहाँ पर अपना ये 2mg लग रहा होगा और ये नॉर्मल लग रहा होगा जिसको मैं n2 बोल देता हूँ। तो मुझे पता है कि जो अपने पास n1 होगा वो तो mg के बराबर होगा और जो अपने पास n2 होगा वो 2mg के बराबर होगा। अब तुम देखो इसको बेसिकली मैं बोल देता हूँ स्फेयर ए, इसको मैं बोल देता हूँ स्फेयर बी। तो अगर मैं स्फेयर ए को और स्फेयर बी को एज ए सिस्टम कंसिडर करूं तो क्या इस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व है क्या? लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व और नॉट। तो जो अपना लीनियर मोमेंटम है ना वो बेसिकली अपना कंजर्व नहीं है। सही है। तो अपन बोलेंगे नॉट कंजर्व। क्यों बोलेंगे नॉट कंजर्व? जब तुम ए और बी को एज ए सिस्टम में ले रहे हो। ठीक है। तो अब तुम देखो ये और ये तो हट गया है, ये और ये भी हट गया है, एफ ई और एफ ई भी हट गया है, लेकिन ये F1 और F2 तो हट नहीं सकते। और मैं बोल रहा हूँ कि F1 और F2 तुम्हारे बराबर भी नहीं होंगे। तो सिस्टम पर बेसिकली नेट एक्सटर्नल फोर्स आ चुका है और जो अपने पास नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? सिंपली F1 माइनस F2 के। तो अगर F एक्सटर्नल है तो एस्केलेशन ऑफ सेंटर मास भी होगा। अगर एस्केलेशन ऑफ सेंटर मास है तो मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होगी तुम्हारी? वेरिएबल होगी। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास तुम्हारी वेरिएबल होगी इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो अपना मोमेंटम है ना वो कंजर्व नहीं है। तो जो अपना लीनियर मोमेंटम है ना सिस्टम का वो चेंज हो रहा है, तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तुम देखो अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ ये जो कि ग्राउंड पर है, तो इस पॉइंट को बेसिकली मैं बोल देता हूँ पॉइंट एक्स। तो अगर मैं पॉइंट एक्स के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? तो तुम देखो टॉर्क किस किस के कारण आएगा। एक तो अपने पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आएगा जो कि जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों जाएगा? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन के पेयर के रूप में लग रहा है। सही है। और अगर तुम्हारा जो फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन के पेयर के रूप में लग रहा है, मतलब एक तरीके से वो इंटरनल फोर्स है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन के पेयर के रूप में लग रहा है तो उसके कारण कोई टॉर्क नहीं आता है। सही है। और ये तो तुम्हें पता है कि जो अपने पास mg का जो टॉर्क है और n1 का जो टॉर्क है एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा।
सिमिलरली जो अपने पास 2 mg का टॉर्क है और जो अपने पास n2 का टॉर्क है, ये भी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा। तो पॉइंट x के अबाउट अपने पास जो टॉर्क आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि पॉइंट x के अबाउट अबाउट पॉइंट x अपना जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना सिस्टम का, वो अपना क्या होगा? कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। सही है? तो यहां पर अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। तो अब तुम देखो, जस्ट बिफोर द कोलिजन इसकी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो मैं v1 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अपने पास जो ओमेगा आएगा, जिसको मैं ओमेगा 1 बोल रहा हूँ, वो अपने पास कितना आएगा? v1/r। इसकी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसको मैं v2 बोल रहा हूँ। तो अपने पास जो ओमेगा आएगा उसको मैं ओमेगा 2 बोल रहा हूँ, जो कि कितना आएगा अपने पास? v2/r। क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो हरदम जीरो होना चाहिए, और सिमिलर वे में इस पर्टिकुलर पॉइंट का भी वेलोसिटी हरदम कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब मुझे पता है कि जो अपने पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो तो जीरो होगा, तो अपने पास जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि एल इनिशियल अपना एल फाइनल होगा अबाउट पॉइंट एक्स। सही है? तो डायरेक्टली मैं एल फाइनली लिख लेता हूं। तो अगर मैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं? तो ये अपने पास आएगा बेसिकली mv1 इंटू आर। सही है? और प्लस ICM इंटू ओमेगा, मतलब 2/3 m आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, जो कि कितना अपने पास v1/r है। तो ये भी अपना अंदर की तरफ ही था, ये भी अपना अंदर की तरफ ही है। सही है? माइनस, अब ये माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि तुम्हारा जो इस वेलोसिटी के कारण जो इस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आएगा ना, वो तुम्हारा आएगा बेसिकली बाहर की तरफ। या प्लस के वे में लिख लेता हूँ, और मैं डायरेक्शन फिर बाद में इंक्लूड कर लूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं? 2mv2 इंटू आर। ठीक है, और ये अपना बाहर की तरफ होगा, प्लस 2/5, क्योंकि ये अपने पास सॉलिड स्फीयर है ना, तो जो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या होगा? 2/5 mr स्क्वायर। बस m की जगह 2m यूज करूंगा मैं, इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। ओमेगा 2 कितना होगा अपने पास? v2/r। सही है? ये अपना किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। तो मेरे हिसाब से मैं ये लिख सकता हूं कि अपने पास 5/3 mv1 इंटू आर किसके बराबर आएगा? तो यहाँ से अपने पास 2 का फैक्टर आ रहा है, और यहाँ से अपने पास बेसिकली 4/5 का फैक्टर आ रहा है। तो 2 + 4/5 मतलब 14/5 mv2 इंटू आर। सही है? m से m गया, r से r गया, तो अपने पास जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? 25v1 इज इक्वल्स टू 14 इंटू 3 कितना होता है अपने पास? 42। तो 42v2। तो ये अपने पास क्या आ रहा है? रिलेशन आ रहा है। ठीक है, v1 और v2 का। अब मुझे पता है कि जो अपना फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब यहाँ पर जो F1 और F2 जो लग रहे हैं ना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहे हैं। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहे हैं तो अपना जो F1 के कारण जो वर्क डन होगा वो एकदम जीरो होगा, और F2 के कारण भी वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। और मुझे पता है कि mg का या फिर नॉर्मल का वर्क डन जीरो ही होगा। सही है? तो जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं ना, उनके वर्क डन कितने हैं? जीरो है। अब तुम देखो, लेकिन अपना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा ही। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि जो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो अपनी मैकेनिकल एनर्जी है ना, वो अपनी क्या है? कंजर्व है। तो मैकेनिकल एनर्जी अपनी क्या है? कंजर्व है। तो इसका मैं यूज लूंगा बेसिकली। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल
प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल अपना किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। अब यहाँ पर मैं सेल्फ एनर्जी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये अपने पास हॉलो स्फीयर का सेल्फ एनर्जी और सॉलिड स्फीयर का सेल्फ एनर्जी को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेल्फ एनर्जी है ना अपने दोनों स्फीयर की, वो चेंज नहीं हो रही है। जो भी चेंज हो रहा है ना वो इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। तो इसलिए मैं यू में केवल इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही लिखूंगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, तो हॉलो स्फीयर का क्या लिखोगे तुम, तो हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि कितना हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास हो जाएगा 5/3 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा अपने पास v1² r²। तो ये तो मैंने हॉलो स्फीयर का लिख दिया। सॉलिड स्फीयर का क्या होगा, हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि कितना हो जाएगा अपने पास 7/5 इंटू 2m इंटू r²। और ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास v2 का होल स्क्वायर बाय r²। सही है। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, तो जस्ट बिफोर द कोलिजन जो तुम पोटेंशियल एनर्जी जो लिखोगे वो कैसे लिखोगे, तो वो सिंपली लिखोगे तुम प्लस का k इनटू चार्ज कितना अपने पास, चार्ज अपने पास एक के पास है q, दूसरे के पास है -2q, तो q इंटू -2q। और उनके सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी होगी अपने पास, उनके सेंटर्स के बीच की दूरी अपने पास होगी r+r मतलब 2r। सही है। अब तुम देखो यार, अब तुम सॉल्व कर लेना। ये अपने पास v1 और v2 में रिलेशन पता ही है, ठीक है। और यहाँ से तुम बेसिकली ये वाली वैल्यू निकाल ही सकते हो, कौन सी वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू निकाल ही सकते हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दिस। सिमिलर वे में ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ दिस। सही। तो यहाँ से अपने को काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर भी पता चल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर भी पता चल जाएगा जस्ट बिफोर द कोलिजन। फिर उनका तुम्हें बस रेशियो फाइंड आउट करना है और फिर इनटू 100 करना है। तो यार ये वाला जो वर्क है तुम कर लेना, बाकी जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने तुम्हें पूरा बता दिया है कि इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो क्या क्या लग रहा है। बस इसमें जो मेन बात थी ना, बस वो यही थी कि जो अपना जो मोमेंटम है ना वो कंजर्व नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन जो लगेगा ना वो दोनों स्फीयरों पे अलग अलग लगेगा। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट पॉइंट ए located at a distance small r from the center O of the uncharged conducting sphere with the radius capital R, there is a point charge small q। तो बेसिकली ये जो पॉइंट ए है ना, तो यहाँ पर अपने पास जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू है। ये अपने पास क्या है, एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है भाई। द स्फीयर इज ग्राउंडेड विद अ लॉन्ग थिन कंडक्टर, ठीक है भाई। पॉइंट बी इज द वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी ओ। तो ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है जिसका साइड लेंथ कितना स्मॉल आ रहा है। तो ये जो पॉइंट भी है ना वो बेसिकली इस इक्विलेटरल ट्राइंगल पर। तो बिफोर ग्राउंडिंग, मतलब अभी मैंने जो तुम्हारे इस कंडक्टिंग स्फीयर का ना वो ग्राउंड नहीं करा है। द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ओ इज, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा कितना होगा। तो तुम देखो होगा क्या कि इस चार्ज की प्रेजेंस के कारण है ना तुम्हारे इस कंडक्टिंग स्फीयर पर है ना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और वो नॉन यूनिफॉर्म वे में होगा। मतलब यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर अपने पास पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ जो अपने पास क्यू नेट होगा इस स्फीयर पर, वो तो जीरो ही होगा भाई। पहले तुम्हारा स्फीयर न्यूट्रल था तो बाद में भी न्यूट्रल रहेगा बस, ठीक है ना। और ये कुछ इस प्रकार से इंड्यूस हुआ है ताकि इस स्फीयर के हर एक बल्क वाले पॉइंट पर जो तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो जीरो हो जाए। अब तुम देखो मेरे से जो पोटेंशियल पूछा गया है वो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का पूछा गया है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा ना, एक तो इंड्यूस चार्ज के कारण होगा और एक अपना
इस पॉइंट चार्ज के कारण होगा। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण लिखना तो बड़ा आसान है, जो कि होगा के स्मॉल क्यू बाय स्मॉल आर। और ये इंड्यूस चार्ज के कारण कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो तुम्हारे इस कंडक्टिंग स्फीयर पर जो चार्ज है ना, वो बेसिकली कैपिटल आर डिस्टेंस दूर है, सारा का सारा चार्ज। और मुझे पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इस चार्ज के कारण तुम्हारे इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि क्यू नेट कितना अपने पास जीरो है और सारा का सारा चार्ज बेसिकली बराबर दूरी पर है। तो अपने पास जो पॉइंट ओ पर जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, के स्मॉल क्यू बाय स्मॉल आर। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए तो मेरा सही है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, बिफोर ग्राउंडिंग द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी इज। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल है किस किस के कारण होगा, एक तो अपने पास पॉइंट चार्ज के कारण होगा और एक अपने पास इस स्फीयर के कारण होगा। चलो इसके कारण तो तुम लिख दोगे, कितना लिखोगे, के स्मॉल क्यू बाय स्मॉल आर। लेकिन स्फीयर के कारण कैसे लिखोगे, स्फीयर के कारण तुम नहीं बोल सकते कि जीरो होगा, ये बोलना बिल्कुल गलत है। सही है, ये बोलना बिल्कुल गलत है, जब भी तो अपने पास आंसर ये आएगा। क्योंकि तुम देखो, ये जो तुम्हारा पॉइंट है ना, ये जो तुम्हारा पॉइंट है वो तुम्हारे चार्जेस से अलग अलग दूरी पर है। तुम देख सकते हो भाई, ये वाला चार्ज अलग दूरी पर होगा, ये वाला चार्ज अलग दूरी पर होगा पॉइंट बी से। तो मैं नहीं बोल सकता कि इस इंड्यूस चार्ज के कारण जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। तो अगर ये जीरो नहीं होगा तो ये नॉन जीरो आएगा अपने पास। अगर ये नॉन जीरो आएगा तो जो पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है ना वो ये तो नहीं होगा। तो इसके हिसाब से अपने पास जो ऑप्शन बी है ना वो तो गलत है। तो ये अपने पास गलत है। अब आफ्टर ग्राउंडिंग, तो आफ्टर ग्राउंडिंग की सिचुएशन देखते हैं अपन। तो मैंने ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। तो इसका जो अपने पास पोटेंशियल हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब तुम देखो, लेट सपोज इसके पास कुछ चार्ज आ गया कैपिटल क्यू। अब ये चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि ये बेसिकली अर्थ से कनेक्टेड है, तो अर्थ इसको चार्ज दे भी सकती है और इससे चार्ज ले भी सकती है। और अपने पास चार्ज कुछ इस प्रकार से आएगा ताकि जो इस स्फीयर का जो पोटेंशियल है ना वो जीरो हो जाए। तो अब तुम देखो, जैसे मुझे पता है कि इस अपने पास पॉइंट ओ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो जीरो होना चाहिए। अभी किस किस के कारण होगा, एक तो अपने पास पॉइंट चार्ज के कारण होगा और एक अपने पास जो स्फीयर के पास जो चार्ज आया है ना उसके कारण होगा। पॉइंट चार्ज के कारण तो मेरे को पता कितना होगा, ए स्मॉल क्यू बाय स्मॉल आर। और ये जो अपने पास चार्ज आया है तो ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। ये अपने पास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन सारा का सारा चार्ज है ना इस पर्टिकुलर पॉइंट से कैपिटल आर डिस्टेंस दूर होगा। तो मैं इस चार्ज के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकता हूँ। फिर क्या लिखूंगा मैं, के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर। और इन दोनों का समेशन कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से अपने पास कैपिटल क्यू कितना आ रहा है, माइनस कैपिटल आर बाय स्मॉल आर इंटू स्मॉल क्यू। तो ये अपने पास चार्ज आएगा जो कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आफ्टर ग्राउंडिंग द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ओ इज जीरो, ये तो बिल्कुल सही है। आफ्टर ग्राउंडिंग द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी इज, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल आफ्टर ग्राउंडिंग तो किस किस के कारण होगा, एक तो अपने पास पॉइंट चार्ज के कारण होगा और एक अपने पास इस स्फीयर के कारण होगा। तो पॉइंट चार्ज के कारण तो कितना लिखूंगा मैं, के स्मॉल क्यू बाय स्मॉल आर, क्योंकि ये वाली दूरी अपने पास स्मॉल आर ही होगी। लेकिन इसके कारण क्या लिखूंगा मैं, इसके कारण मैं नहीं लिख सकता यार, क्योंकि ये वाला चार्ज है ना नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये वाला जो अपने पास चार्ज है ना वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये अपने पास स्फीयर है और इस स्फीयर पर जो चार्ज है ना वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। क्या तुम यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता सकते हो, नहीं बता सकते यार, पॉसिबल ही नहीं है बताना, ठीक है। और वैसे भी इन्होंने तो, मेरे को जहां तक लगता है ना, इन्होंने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा होगा ना वो ये लिखा होगा, क्या लिखा होगा, के कैपिटल क्यू बाई स्मॉल आर। तो के बाई स्मॉल आर इंटू कैपिटल क्यू कितना अपने पास है, माइनस का कैपिटल आर इंटू स्मॉल क्यू बाय स्मॉल आर। तो ये लिखना बिल्कुल गलत है, सही है।
तो वैसे तो मैं पता लगा ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन को मैं बोल नहीं सकता कि ये अपने पास सही होगा, ये बोलना बिल्कुल ही गलत है। तो इस पर तो मैं टिक नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना, इसको तो मैं ब्लैंक छोड़ के जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए ना, वो ए और सी होना चाहिए, ये इसके परफेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से। सही है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ द रेडियस कैपिटल आर has the cavity of the radius small r naught. A point charge q is placed at the center of the cavity. A dipole having the dipole moment p vector is placed outside the sphere as shown in the figure. तो अपन को बताना कि कौन कौन से जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पर तुम देखो, सबसे पहले काम अपन को क्या करना है कि जो चार्ज है ना वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये अपने पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, ये अपने पास कैविटी है और कैविटी के बिल्कुल सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यूब। तो ये कैविटी की इनर सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो माइनस क्यू होगा और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि जो तुम्हारे कैविटी के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है वो बिल्कुल सेंटर पर रखा हुआ है। ऑफ कोर्स ये बात है कि आउटर सरफेस पर फिर प्लस का स्मॉल क्यू चार्ज आएगा, क्योंकि तुम्हारा जो कंडक्टिंग स्फीयर है वो न्यूट्रल है और ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नॉन यूनिफॉर्मली क्यों होगा भाई? नॉन यूनिफॉर्मली इसलिए होगा क्योंकि आउटसाइड रीजन में तुम्हारा ये डायपोल प्रेजेंट है। अगर डायपोल प्रेजेंट नहीं होता तो फिर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए बोल रहा है द फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू द डायपोल इज जीरो। तो तुम देखो यार, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो मतलब ये अपना आंसर होगा। तो डायपोल के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा वो आएगा बेसिकली 2k p वेक्टर अपॉन y प्लस एक्स प्लस जेड का होल क्यूब। भाई डायपोल के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो ये होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा? सिंपली क्यू ई वेक्टर, मतलब 2k p वेक्टर इंटू क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो ये अपना फोर्स होगा। तो यार ए तो अपना गलत है, तो ए अपना आंसर होगा और बी अपना सही है। तो ये तो मेरे को सही लग रहा है, बिल्कुल सही है, फोर्स इतना ही होगा। तो अगर ये सही है तो फिर ये अपना आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, सी क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू द चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर इज। तो अब तुम देखो इधर, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो अपने पास ये डायपोल है ना, इसको मैं बोल देता हूँ बेसिकली 1, और ये जो आउटर सरफेस पर जो चार्ज है ना इसको मैं बोल देता हूँ 2। तो अब तुम देखो 1 प्लस 2 के कारण तुम्हारे इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेट, वो कितनी होगी? 0 होगी। तो ई नेट कितना होगा? 1 और 2 के कारण, मतलब 1 प्लस 2 के कारण वो अपना 0 होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना नेट 0 है 1 और 2 के कारण, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो अपना पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होगा। किसके कारण? 1 प्लस 2 के कारण, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है ही नहीं तो पोटेंशियल अपना कांस्टेंट होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होगी कुछ भी? ये अपना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाले कॉन्सेप्ट के कारण। सही है। तो अब तुम देखो, मेरे को तो पॉइंट ए पर क्या निकालना है कि इंड्यूस चार्ज के कारण अपना पोटेंशियल कितना है, ये जो आउटर सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इसके कारण। अब सबसे आसान है पॉइंट ओ पर निकालना। तो पॉइंट ओ पर जो पोटेंशियल आएगा अपना किसके कारण? 1 प्लस 2 के कारण, वो कितना आएगा? तो पहले तो तुम डायपोल के कारण लिख दो। तो डायपोल के कारण क्या होगा पोटेंशियल? ये अपना हो जाएगा बेसिकली माइनस का के पी अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो डायपोल के कारण अपना ये पोटेंशियल होगा। सही है। और इंड्यूस चार्ज के कारण कितना हो जाएगा? तो तुम देखो, ये जो तुम्हारा चार्ज है ना वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो होगा तो लेकिन आउटर सरफेस पर है ना ये।
तो तुम देखो, तो पॉइंट ओ से सारा का सारा चार्ज कैपिटल आर डिस्टेंस दूर है, तो क्या लिखूंगा मैं, इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल, जो चार्ज हमारे आउटर सरफेस पर है तो उसके कारण लिखूंगा मैं प्लस का के स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर। सही है। तो जो अपने ओ पॉइंट पर पोटेंशियल आ रहा है किसके कारण, 1+2 के कारण, तो उतना ही पोटेंशियल अपना ए पॉइंट पर भी आएगा। सही है। अब ए पॉइंट पर पोटेंशियल एक तो मेरे को डायपोल के कारण लिखना है और एक मेरे को इंड्यूस चार्ज के कारण लिखना है। तो डायपोल के कारण तो मैं लिख सकता हूँ, डायपोल के कारण कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस का के पी अपॉन वाई स्क्वायर। सही है। तो मेरे हिसाब से इंड्यूस चार्ज के कारण क्या आएगा, फिर वो आ जाएगा बेसिकली माइनस का के पी अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस के स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस के पी अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये अपना ये इंड्यूस चार्ज के कारण क्या होगा, पोटेंशियल होगा पॉइंट ए पर। सही है ना, क्योंकि अपन को वी ओ की वैल्यू पता है, तो वी ए की वैल्यू भी पता है और डायपोल के कारण मैंने लिख ही दिया है, इंड्यूस चार्ज के कारण मेरे को लिखना है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर इज, तो यार ये तो मेरे को बिल्कुल गलत लग रहा है, तो सी तो अपना गलत होगा, तो ये भी अपना आंसर होगा। और डी क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज, तो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, तो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो अपना नेट कितना होगा, ठीक है ना। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए तो निकालने की कोशिश करते हैं। तो तुम देखो, इसको मैंने 1 बोल दिया था, इसको मैंने 2 बोल दिया था, ठीक है, इसको मैं 3 बोल देता हूँ और जो सेंटर पर चार्ज है उसको मैं 4 बोल देता हूँ। तो इसको मैंने बोल दिया है 3 और इसको मैंने बोल दिया है 4। अब मेरे को पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालना है। अब ये किसके कारण आएगा, एक तो 1 के कारण, एक 2 के कारण, एक 3 के कारण, एक 4 के कारण। अब 1 और 2 के कारण तो मेरे को पता है, जो कि अपना ये वाली वैल्यू के बराबर होगा, ये तो अपन निकाल चुके हैं ना। कितना आएगा ये अपने पास, ये माइनस का के पी अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का के क्यू अपॉन कैपिटल आर। सही। अब 3 और 4 के कारण भी मेरे को निकालना है। तब तुम देखो 3 और 4 के कारण जो तुम्हारे इस कैविटी के बाहर वाले रीजन में जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ये अपन को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो मुझे पता है कि 3+4 के कारण कैविटी के बाहर वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। सही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बाहर वाले रीजन में, और मेरे को पता है कि इन्फिनिटी पर जो अपने पास पोटेंशियल जो आएगा ना 3 और 4 के कारण वो 0 आएगा, और बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कॉन्सेप्ट से। तो मतलब मेरा अगर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 में ले रहा हूँ तो हर जगह पोटेंशियल 0 होगा जब तक मैं कैविटी के बाहर वाले रीजन में हूँ। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि पॉइंट ओ पर भी पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। सही। तो ये तो मेरा 0 आएगा। तो ये अपने पास आ रहा है पॉइंट ए पर नेट पोटेंशियल। क्या मैच कर रहा है क्या ये, यार मैच तो कर रहा है क्या मैच ये भाई, एक सेकेंड, पॉइंट ए पर नेट पोटेंशियल, नहीं यार मैच नहीं कर रहा, नीचे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ रहा है। सही है ना, यहाँ पर नीचे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर इन्होंने ये वाई स्क्वायर दे रखा है बस। तो ये अपना गलत है, गलत है तो मतलब ये भी अपना इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर अपन ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें, बेसिकली एलएनपी स्कोर के क्वेश्चंस अच्छे थे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर तुम टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ पर भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। ऐसे अगर और सेशन चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन पर लिखना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एलन प्रीस को के पेपर के सॉल्यूशंस तुम्हारे लिए ला सकूं। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू।